लेकिन मीनवाइल अगर उसने कहीं और शादी कर ली तो हम तो मिले ही नहीं, उसका मन किसी और में हो लिया तो। तैयारी की थी, कोटा गया था, और उसने फिर पढ़ाई में उसका नंबर कम आ गए, और आज देखो बेचारे छोले कुलचे बना रहा है बेचारा। या फिर इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स कि मैं तो बेकार हूं, मैं तो आई एम नॉट गुड फॉर एनीथिंग। ये देखो इसने सॉल्व भी कर ली प्रॉब्लम, इस सीधे आंसर बता दिया इसने, √2। मेरा तो नहीं निकला √2 यार। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं अमोघ लीला प्रभु जी, जो मेरे हिसाब से किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आप ऐसी हस्ती हैं जो वास्तविकता में जीवन कैसे जीना चाहिए, कितने अच्छे तरीके से जीना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसके पर्याय हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस प्लेटफॉर्म में, और हमारे लिए वाकई बहुत सौभाग्य की बात है। और मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपके इन विचारों को भी प्रणाम करता हूँ। कई बार मैं व्यक्तिगत रूप से भी आपको सुन चुका हूँ और आपकी सीख भी कई बार बच्चों को दे चुका हूँ। पर क्योंकि हम शिक्षाविद हैं, शिक्षा के क्षेत्र से आते हैं और कई वर्षों से काम कर रहे हैं कि हम बच्चों को पढ़ा सकें। जेईई नीट के बच्चे, आपने खुद ने व्यक्तिगत रूप से इंजीनियरिंग की तैयारी करी है, आप खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और इतने अच्छे से आपने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करी। उसके बाद आपने यूएस में भी काफ़ी टाइम काम करा। ये बहुत बड़ी बात है कि ये सब छोड़कर, ये मोहमाया छोड़कर आप एक ऐसी यात्रा पर हैं जो शायद ईश्वर से हमको जोड़ती है। तो आज का जो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि ये पॉडकास्ट उन बच्चों के लिए है, ये वीडियोस उन बच्चों के लिए है जो शायद कई बार अपने पथ से भ्रमित हो जाते हैं और सोच नहीं पाते कि उन्हें जीवन में क्या करना है। तो मैं ज़्यादा खुद अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे ही कुछ प्रश्न पूछता हूँ जो शायद बच्चों के लिए बहुत कारगर होंगे और उनको जीवन यात्रा में बहुत अच्छे से उनकी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं अमोघ प्रभु जी आपसे सबसे पहले फिर से प्रणाम करते हुए ये जानना चाहता हूँ कि शायद बच्चे सुनना चाहेंगे कि आपने भी इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करी, तो आपकी उस समय मनस्थिति कैसी थी और आप प्रिपरेशन के दौरान क्या क्या, क्योंकि मेरे को जहाँ तक पता पड़ा है आप खुद बहुत अच्छे नंबर से पास हुए, आपने खुद ने बहुत अच्छे से इंजीनियरिंग पास आउट करी, तो आपकी मनस्थिति कैसी थी और आप कैसे अपनी तैयारी करते थे? ओके, तो मेरा ना नंबर, मेरा जो फोकस था वो नंबर्स पे नहीं रहा करता था। मेरा जो फोकस रहा करता था वो था फंडा क्लैरिफिकेशन, फंडे क्लियर होने चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। मेरे से आगे भले ही सैकड़ों बच्चे हों, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ऐसे जो मगजमारी होती है ना, इसी चीज की होती है, इतने लोग आगे निकल गए मैं तो पीछे रह गया। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्या मेरे फंडे क्लियर हो रहे हैं? यस। क्या प्रैक्टिस कर रहा हूँ? यस। और क्या प्रैक्टिस कर सकता हूँ? यस। मैं इस चीज पे फोकस किया करता था एक्चुअली। तो इसलिए मैं दुनिया से कॉम्पीट नहीं करता था, मैं खुद से कॉम्पीट किया करता था। क्या मेरे फंडे और क्लियर हुए? क्या मेरे मैथ्स कल से और अच्छी हुई? क्या मेरी फिजिक्स कल से और अच्छी हुई? क्या मेरे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड है, क्या मेरा पहले से और बेटर हुआ? तो मैं इसको सोचा करता था। और साथ ही ऑफ कोर्स मेरे को पेरेंट्स का भी बहुत अच्छा सपोर्ट था। मेरे पेरेंट्स ने कहा था बेटा तुम मेहनत करो, मेहनत करने के बाद जो होगा देखा जाएगा, भगवान पालने वाला है, तू मेहनत कर रहा ना मेरे बच्चे, बस तू चिंता मत कर, हम तेरे साथ हैं। तो इसलिए माता पिता का बहुत अच्छा सपोर्ट था। साथ ही मैं पढ़ाई क्या करता था, मैं रात को पढ़ाई नहीं करता था, मैं मॉर्निंग में ही पढ़ाई क्या करता था। क्या बात है। ये लेट नाइट स्टडी होते हैं ना, मैंने देखा उसमें बल्कि हमारी एफिशिएंसी कम हो जाती है, बिकॉज हम थके हारे होते हैं एक्चुअली। और रात का समय जो है वो प्रकृति के अनुसार भी डिटॉक्स करने का समय है, रिलैक्स करने का समय है। तो रात को मैं अच्छे से सोऊंगा, 6 घंटे की मैं नींद लेता था, 6 घंटे से मैं कम कभी नहीं सोता था, बिकॉज आई नो कि अगर मैं ब्रेन इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, आई शुड एक्चुअली टेक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रेस्ट। तो इसलिए अच्छा रेस्ट करना भी बहुत जरूरी है। कई लोग डिप्रेशन में इसलिए भी आते हैं बिकॉज दे आर नॉट टेकिंग रेस्ट। तो इसलिए ये भी बहुत जरूरी होता है कि रेस्ट प्रॉपर किया जाए, और 6 घंटा सोना चाहिए रात को। रात को 10 बजे सो जाओ, 4 बजे उठो, मैं ही करता था। रात को 10 बजे सो जाऊंगा, 4 बजे उठूंगा, 6 घंटे अच्छी क्वालिटी की नींद, मतलब ड्रीमलेस स्टेट होती है ना एकदम नींद। जो सपनों वाली नींद होती है वो इतनी रिलैक्सिंग नहीं होती, जो ड्रीमलेस नींद होती है वो बेस्ट होती है एक्चुअली। सो इसलिए मैं थक के सोता था, 10 बजे सो जाया करता था, 4 बजे उठा करता था। दिस वाज वन मोर थिंग व्हिच आई वुड डू। साथ ही मेरा कमरा अलग था पढ़ाई करने का, और मैं उस कमरे को साफ रखा करता था, क्योंकि साफ सुथरी जगह पे पढ़ने का मन करता है, गंदी जगह पे पढ़ने का मन नहीं करता। जैसे झूठे समोसा पड़ा हो, बनियान पड़ी, जुराबे पड़ी, या लो जी पढ़ लो यहाँ पर, कहता यार भैया यहाँ कौन पढ़ेगा यार, ये गंदी जगह पे कौन पढ़ेगा भाई। तो इसलिए ये बहुत चीज है। साथ ही मैं टेबल लैंप का इस्तेमाल किया करता था। टेबल लैंप से क्या होता है, की दुनिया में डार्कनेस है, सिर्फ एक जगह लाइट है, विच इज ऑन माई बुक। तो इसीलिए एक ये भी चीज थी। एक जो चीज थी जो उस वक्त नहीं थी, थैंकफुली नहीं थी ऑफ कोर्स, वो है मोबाइल फोन। तो आज अगर स्टूडेंट्स हैं तो मैं अपना मोबाइल फोन लेकर के इसको ना किसी अलमारी की छत पे डाल करके फिर पढ़ाई करना शुरू करें। बगल में अप्सरा को रख के पढ़ेंगे तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो ऐसे दूर रखना चाहिए। नहीं तो साधु लोग है ना, सोचो कोई साधु बैठा हो, बगल में उसकी अप्सरा बैठी हो, साधु लोग, महात्मा की तपस्या तो हो गई, फिर तो उसके साथ वो कहना कि वो डेट पे जाएगा वो साधु, तो फिर तो इसलिए अप्सरा को दूर ही रखना चाहिए तपस्या करते वक्त। तो पढ़ाई करना भी एक तपस्या है। तो मैं भी ये करता था, नो सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन एट ऑल, जस्ट माई बुक्स। और मैं बुक्स को आगे भी रखा करता था ताकि मुझे दिखती रहे। तो मेरे को अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है।
तो सामने मतलब बहुत ही books, सुंदर बात बोली मेरे हिसाब से बच्चों के लिए कि अप्सरा को दूर रखना है तो नए जीवन में अप्सरा मोबाइल फोन है। यस। तो अभी वो तकदिन वाली अप्सरा जो है वो तो अब पुराने दिन हो गए। अब ये अभी इलेक्ट्रॉनिक अप्सरा अब हमारे जीवन में आई हुई है ये। तो इसे तो इलेक्ट्रॉनिक जब अप्सरा भी पढ़ना है इसको दूर रखना है। दूर रखना है इसको। दूर मतलब ऐसा नहीं कि इतना दूर ना, दूर जहां पर कि आपको उड़ उठ करके स्टूल लग करके ऊपर अलमारी में जाके निकालना पड़े, उतना दूर। ऐसा नहीं है दूर रखा तो बंदा उठ के जाएगा उठा लेगा उसको, नहीं नहीं नहीं। अप्सरा को अलमारी की छत पे डाल दो उसको जब पढ़ रहे हो तो। और अगर आप व्हाट्सएप वगैरह चेक भी करना है ना तो बीच में आपने हल्का फुल्का चेक कर लिया, ओके मैं सुबह 7 बजे चेक करूंगा और शाम को 7 बजे चेक करूंगा, अदरवाइज फोन इज अप। ये नहीं हमेशा पड़ा रहेगा तो उसमें यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम रील्स ही घुमाते रहेंगे और 3-3 घंटा तो पढ़ाई होगी डब्बा खोल तो फिर तो इसलिए मैं ये भी क्या करता था कि आई वुड अवॉइड एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन जो कि मेरे से वो दूर रहनी चाहिए, वो जरूरी है। मैं अपने पास में मैं पानी रखा करता था और उस वक्त तो चाय अच्छी लगती थी। चाय हालांकि नहीं पीनी चाहिए ऑफकोर्स, बट मैं थोड़ी चाय पिया करता था उन दिनों में, पर लेकिन वो निकोटीन होता है उसमें, वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। बट यूएस पीपल कैन हैव सम हेल्दियर ऑल्टरनेटिव्स, लाइक जैसे कि अगर आप लेना चाहें अपने पास रखना चाहें, अगर कुछ पीना चाहते भी हैं, आंवला बहुत अच्छा है। आंवला कैंडी, उससे हेल्थ भी अच्छी होती है, पेट भी भरता है, इट्स अ गुड स्नैक, इट्स अ हेल्दी स्नैक। नारियल इज वेरी गुड, नारियल की गरियां अगर कुछ होती हैं दैट्स आल्सो वेरी गुड। या फिर अगर आप रखना चाहें अपने साथ तो ये हर्बल टी आती है, फॉर एग्जांपल से लेमन ग्रास टी या सिनेमन टी, ऐसी चीजें रखें अगर आप पीना चाहते हैं। वो बॉडी डिटॉक्स भी करती है, आपको ऑक्सीजन भी ज्यादा मिलती है, उसके अंदर इम्यूनिटी भी अच्छी होती है। तो ऐसी कुछ चीजें जो है पास सकते, ताकि आपको उठना ना पड़े, चाहे फिर खाएंगे फिर आएंगे, नहीं सर आसपास ही रख लो भाई, बीच में हल्का फुल्का खा करके उसको भी फिर दूर रखो। ऐसा नहीं कचर कचर चलता रहे, किताब खोलिए कचर कचर, हल्दीराम नमकीन चल रही है, गाने दुम दुम पढ़ाई लिखाई में, वेरी डिस्ट्रैक्टिंग वे ऑफ स्टडिंग। आप साथ में नमकीन भी कचर कचर चल रही है और किताब भी खुली हुई है, दैट्स नॉट द वे टू स्टडी। तो मैं नहीं करता। साथ ही मैं हाईलाइट क्या करता था, जो पढ़ूंगा उसको हाईलाइट करता था मैं। जो बॉर्डर वाला होता है किताब का, उस बॉर्डर पे मैं नोट्स बनाया करता था कि मैंने वहां से की लर्निंग क्या रही, तो मैं जब पढ़ूंगा तो रिवाइज भी करूंगा उसी वक्त। कई बच्चे पढ़ते वक्त भूल जाते हैं, कहते पढ़ा यार लेकिन भूल गए यार, दोबारा पढ़ना पड़ेगा, ओहो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े थे भूल ही गए यार, तो अब दोबारा उसको पढ़ना पड़ता है। तो इसलिए उस वक्त रिवाइज जरूर करना चाहिए। तो मैं कैसे पढ़ता था, आई वुड स्टडी पेज नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आई वुड रिवाइज 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड देन zap through 1 2 3 4 9 9 10 एंड देन 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 पढ़ा, फिर रिवाइज किया कैसे 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 एंड देन zap through till 20 then 21 22, इस तरह से पढ़ा करता था मैं। उससे ना रिटेंशन अच्छी होती है, कॉम्प्रिहेंशन अच्छी होती है, बिकॉज आप उस चीज को ना बार बार जब देखते हो ना, जूम 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 अगेन एंड अगेन, वो जमती है वो चीज। जैसे कील ठोकनी हो ना, कील एक बार ठोक कर छोड़ दें अगर तो कील गिर जाती है, तो कील ठोकनी पड़ती है, ठक ठक ठक, तब कील अंदर जाती है। तो उसी प्रकार से अगर हमें भी चाहिए दैट जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अंदर जाएं, एक ही बार पढ़ के छोड़ देंगे तो गिर जाएंगे, वो भूल जाएंगे उसको। सो वी आर टू ठक ठक ठक, दैट मींस रिवाइज देयर एंड देन, नॉट दैट कि अगले दिन रिवाइज ना, उसी दिन रिवाइज करना है, उसी वक्त रिवाइज करना है। उससे कॉम्प्रिहेंशन अच्छी होती है और रिटेंशन भी अच्छी होती है। तो ये भी मैं किया करता था पढ़ते वक्त। और साथ ही सब फिजिकल एक्टिविटी हल्की फुल्की करनी चाहिए। कई बच्चे पढ़ते तो रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करते, सो इसलिए कुछ फिजिकल एक्टिविटी भी करनी चाहिए। इट कैन बी से जस्ट हाफ एन आवर, इट कैन बी जस्ट क्विक वॉक, इट कैन बी अ ब्रिस्क वॉक। मैं अपनी सिस्टर्स के साथ बैडमिंटन खेले जाया करता था, थोड़ा पढ़ाई वगैरह की अच्छे से, उसके बाद चलो यार बाहर चलते हैं, एंड देन माय सिस्टर्स एंड आई वुड प्ले बैडमिंटन। तो मैं क्या करता था, और समटाइम्स गो एंड प्ले क्रिकेट विद माय फ्रेंड्स आल्सो, नो डाउट। पर ये हल्की फुल्की कभी ना फिजिकल एक्टिविटीज भी करनी चाहिए। साथ ही मैं हफ्ते में एक दिन मंदिर जाया करता था। हमारे यहाँ पर कृष्ण भगवान का बड़ा अच्छा मंदिर था, सो मैं वहां पर दर्शन करने के लिए भी जाया करता था। और तो ये इस तरह से हल्का सा स्पिरिचुअल टच भी रखना चाहिए बच्चों को, नहीं तो क्या स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाते, फिर वो चीज एकदम सर पे चढ़ जाती है। तो इसी हल्की सी स्पिरिचुअलिटी भी लाइफ में मेंटेन करनी चाहिए। साथ ही मैं लड़कियों से दूर रहता था। लड़कियों की मैं रिस्पेक्ट करता था, पर मैं जानता था अगर लड़की आई ना जिंदगी में तो पढ़ाई गई, लड़की की लाइफ में लड़का आ गया उसकी जिंदगी गई, लड़के की लाइफ में लड़की आई तो भी जिंदगी गई भाई। तो मैंने अपने कॉलेज स्कूल के दिनों में मैंने देख लिया था, मैंने कहा भाई ये लफटरबाजी में ना पढ़ाई का नुकसान होता है। लड़कियों की रिस्पेक्ट करो, उनको अच्छे से विश कर दो, कभी कुछ पढ़ाई वाली हेल्प चाहिए वो कर लो, लेकिन अगर इसमें लग गए ना, ए बेबी, ए गॉर्जियस, आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं, ये वो, एक बार भाई इसमें पड़ गए चक्कर में तो भाई पढ़ाई लिखाई तो भाई हो गए डब्बा गोल। तो इसलिए ऑपोजिट जेंडर की रिस्पेक्ट करें, पर एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले चक्कर में कभी नहीं पढ़ना चाहिए। इट्स अ बिग टाइम डिस्ट्रैक्शन में, इससे बच कर रहा डेलिबरेटली कॉन्शियसली, बिकॉज इन माय यंग एज आई वाज वेरी गुड लुकिंग, तो लड़कियां कभी आकर्षित होती भी थी। नहीं सर, आप अभी भी बहुत प्रभावशाली हो। नहीं ऐसा नहीं है, अब तो मैं बुजुर्ग हो चुका हूं ना, आई एम इन माय लेट 40s,
तो मैं 48 years old हूँ, आई एम एन ओल्ड मैन नाउ, बट अभी इन माय यंग एज आई वाज यंग एंड हैंडसम, तो लड़कियां आकर्षित होती भी थी, कुछ जो थोड़ी कम बुद्धिमान थी वो आकर्षित होती, जो बुद्धिमान थी वो नहीं पड़ती थी इन चक्करों में। तो इसलिए ऑपोजिट जेंडर के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। लड़कियों से भी मेरा ये रिक्वेस्ट है, लड़कों से भी रिक्वेस्ट है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, बट गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थिंग इज अ डिस्ट्रैक्शन इन स्टडीज। तो मैं देखा कई बार लोग कोचिंग के लिए जाते हैं, कोचिंग में पढ़ने आए थे लेकिन नए नए लड़ जाई हैं, तो मनमावा कसक हुई भी करी, एक बार जब उसमें पढ़ जाते हैं ना, फिर पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाती थी, फिर तो इट इज टोटल डिस्ट्रैक्शन। तो इससे भी मैं बचा करता था, डेलिबरेटली कॉन्शियसली मैं दूर रहा करता था। साथ ही मैं वेजिटेरियन खाता था, मुझे पता था नॉनवेज खाने से इट इज वेरी एजिटेटिंग टू द माइंड, मन शांत होगा तो हम ज्यादा अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो मैं शुद्ध शाकाहारी भोजन का पान किया करता था, तो उससे भी निश्चित रूप से बहुत फर्क पड़ता है पढ़ाई लिखाई के अंदर। तो इन चीजों का मैं ध्यान रखा करता था, और इससे मेरे को पढ़ाई लिखाई करने में बहुत हेल्प हुई। जो मैं पढ़ता था उसको मैं ग्राफिकली समझता था, बिकॉज ग्राफिक्स मन को अच्छे लगते हैं। टेक्स्ट इज बोरिंग बट ग्राफिक्स आर इंटरेस्टिंग। तो चाहे मैथ्स पढ़ो या फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, ब्रिंग मोर ग्राफिक्स, कलर्स, फ्लो चार्ट्स टू योर स्टडीज, सो दैट मेक्स होल थिंग वेरी इंटरेस्टिंग आल्सो, और आप लंबे समय तक पढ़ पाते हैं उसको। तो ये सब चाहिए बच्चों को। तो ये चीज मैं करता था, इट वाज वेरी हेल्पफुल टू मी। बच्चे फॉलो करेंगे निश्चित रूप से उनको भी हेल्प होगी। तो मेरे हिसाब से बच्चों को सीखना चाहिए कि सर ने जो अभी तक प्रभु ने जो अभी तक बात बोली है वो ये है कि भाई सुबह उठ के पढ़ो, अप्सरा से दूर रहो, ये वाली अप्सरा मोबाइल वाली है, और अपोजिट जेंडर से भी दूर रहो। जितना बढ़िया सुबह होकर पढ़ोगे उतना बढ़िया रहेगा। लैंप में पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी रखो, चाय कॉफ़ी की बजाय अगर कुछ सिनेमन टी या इस तरीके की करें। तो मेरे हिसाब से पहले प्रश्न का उत्तर बहुत सुंदरता से, हम भी बच्चों को कई बार ये बात बोलते हैं, तो पर शायद आपसे मुख से अगर वो ये बात सुन रहे हैं तो शायद ज़्यादा प्रभाव डालेगी। तो जो भी बच्चे मोशनाइट्स भी जो मुझे सुन रहे हैं उनको मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहता हूँ कि बातें हम भी आपको बार बार रिवाइज कर रहे हैं। जैसे अभी सर ने बोला कि कील ठोकनी है तो बार बार ठक ठक करनी पड़ेगी, तो ऐसे ये बात भी हम आपको भले एक बार बोलते हो पर ये बार बार सुनने की आवश्यकता है ताकि आप कुछ अच्छा कर पाएं। मेरे को ऐसा लगता है कि जो व्यक्तिगत रूप से हम बहुत सारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो जो एक व्यक्तिगत रूप से मैंने एक टॉपर बच्चों में या एवरेज बच्चों में, जैसे अगर हम व्यक्तिगत रूप से बोले तो मोशन का बहुत ये प्रयास रहता है कि हम एवरेज बच्चे को सेलेक्ट करा सकें। टॉपर्स में अपने आप वो गुण होते हैं। तो जो मैंने व्यक्तिगत रूप से जो एक अगर मैं कहीं गलत हूं तो आप मुझे सही भी करें, जो व्यक्तिगत रूप से मैंने अपने शिक्षाविद होने में जो अनुभव करा वो ये है कि जो बेसिक बात मैंने देखी वो ये है कि टॉपर बच्चे को पता होता है कि वो कहाँ गलत है, और एक एवरेज बच्चे को ये पता नहीं होता कि वो कहाँ, उसकी गलती क्या है, वो नहीं पकड़ पाता। या मैं बोल सकता हूं कि they try to prove themselves, they do not try to improve themselves। तो बच्चों को भी ये बोलते हैं कि पढ़ो खुद को इंप्रूव करने के लिए, प्रूव करने के लिए नहीं। तो ये जो भावना जो डिफरेंस है, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, बच्चों को कैसे इसको सोचना चाहिए? जी एक्चुअली ना, पहली बात तो हमें बच्चों को ये बताना पड़ेगा, देखो बेटा जी, ऐसा नहीं कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो मतलब जीवन ही खत्म हो जाता है। कई बार ना बेचारे क्यों इस जद्दोजहद में रहते हैं, बिकॉज अगर नहीं हुआ तो फिर लाइफ डार्क है, फिर कुछ नहीं बचेगा। तो ये जो है ये इससे उनको बाहर निकालना है। नहीं भैया, ऑप्शंस बहुत सारी होती हैं। तो ऐसा नहीं सिर्फ इंजीनियर बनना ही ऑप्शन है, इसके अलावा और भी यू कैन अप्लाई हियर, यू कैन अप्लाई देयर। ठीक है, ये प्रिपरेशन आपको काम आएगी, सब जगह काम आएगी। ज्ञान कभी वेस्ट नहीं जाता है। तो इसीलिए जैसे मैंने बताया ना कि हम दुनिया से कॉम्पीट नहीं करेंगे, हम खुद से कॉम्पीट करेंगे। दूसरों से कॉम्पीट करते हैं, द्वेष आता है, ईर्ष्या द्वेष के साथ साथ ही एनर्जी वेस्ट होती है, यू नो। तो ये कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी जो है, इट शुड नॉट लीड टू एनवियसनेस, जेलसी। तो इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। या फिर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कि मैं तो बेकार हूं, मैं तो आई एम नॉट गुड फॉर एनीथिंग। ये देखो इसने सॉल्व भी कर ली प्रॉब्लम, इस सीधे आंसर बता दिया इसने, √2। मेरा तो नहीं निकला √2 यार, दैट मींस आई एम भोंदू, मैं गधा हूं एकदम। नहीं रुक जा मेरे भाई, नहीं, हर एक का अपना एप्टीट्यूड होता है। लाइक आई वाज गुड इन मैथ्स एंड फिजिक्स, पर मैं केमिस्ट्री में अच्छा नहीं, वो ऑर्गेनिक हो, क्या बात है। आई वाज मेसी इन केमिस्ट्री। क्या बात है सर, आप तो बिल्कुल मेरे जैसे निकले। Really? अरे बिल्कुल सर, मैं आईआईटी के एग्जामिनेशन में केमिस्ट्री में इतना ब्लंडर करके आया था, मुझे नहीं पता था आप भी फिजिक्स मैथ्स के लवर हैं। पर मैंने कभी अच्छे केमिस्ट्री वालों को देख करके ना कभी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं आया कि अरे यार तू तो बहुत ही बेकार है यार, तेरे को ये CHO समझ में नहीं आ रहा, ये एल्डिहाइड्स, ये कीटोन्स, ये समझ में नहीं आता तेरे को, बेवकूफ। नहीं, मैं कभी नहीं करता ना, मैं पढ़ करेंगे भाई, भगवान ने मेरे को मैथ्स और फिजिक्स के लिए बुद्धि दी है, ये केमिस्ट्री के लिए थोड़ी मेहनत कर लेंगे। पर हम कभी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं आएंगे कि मैं केमिस्ट्री में बेकार हूँ। हाँ मैं हूँ, आई एम नॉट दैट गुड, पर मैं बाकी चीजों में अच्छा हूं ना, तो वो कृपा है तो सही, इट्स ओके। तो इसीलिए अपने गुड पॉइंट्स को रखते हुए ग्रेटिट्यूड रखें, और जिसमें आपको थोड़ा सा स्ट्रगल है उसमें थोड़ी मेहनत करने, कम मार्क्स आते हैं, इट्स ओके, इट्स नॉर्मल। कौन होता है जो तीनों में ही होता है, वो तो बड़े मतलब तिगड़ी में होते हैं। टिपिकली जो एक बेचारा मीडियम वाला मीडियोकर बच्चा होता है ना, वो किसी एक दो में अच्छा होता है, एक दो में थोड़ा सा वीक होता है,
और जिसमें वीक होता है उसको देख देख के मरता रहता है, अरे यार आई एम गुड फॉर नथिंग यार, नहीं यार आई एम जस्ट आई एम अ फूल यार, आई एम सच अ फूल यू नो, जस्ट सी माय मार्क्स, अरे तेरे अच्छे भी तो आए किसी के अंदर, वो तो देख ले। सो इसीलिए एक अरे वाह, मेंटालिटी से निकलना चाहिए। सो और देखो पल सब जाते हैं, मैं जस्ट गिविंग, मैं ये नहीं कह रहा, मैं डिस्करेज नहीं कर रहा कि भाई आप लोग पढ़ाई अच्छे से करो, ऐसे नहीं कर रहा, आई जस्ट गिविंग एग्जांपल। मेरा एक दोस्त था, उसने पता क्या लिखा, साइन थीटा बाय थीटा, आप जानते हैं साइन थीटा बाय थीटा इज 1, राइट? उसने थीटा और थीटा कैंसिल किए और इज इक्वल्स टू साइन लिखा उसने, एंड ही आल्सो और आज वो यूके में उसकी जॉब लगी हुई है, ही इज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। तो आपको लगे भाई हम जो सिर्फ क्लासी लोग होते हैं उनकी अच्छी जॉब लगती है, और जो बेचारे इतने क्लासी नहीं होते वो तो बेचारे भूखे मर जाते हैं। नहीं जी, हाथी को मन भर देता है, चींटी को कण भर देता है, वो दयानिधि सबकी सुधि लेता है। जैसे रिसेशन, बहुत बढ़िया। तो रिसेशन के दिनों में, रिसेशन का समय था, उसमें 5 करोड़ जॉब्स डिसॉल्व हो गई थी, 5 करोड़ जॉब्स। तो क्या 5 करोड़ परिवार मर गए क्या? नहीं, कुछ और कर लिया, गाड़ी चल पड़ी। तो इसलिए भगवान व्यवस्था करते हैं, नो डाउट। तो इसलिए ये कभी टेंशन नहीं चाहिए, अब क्या होगा, अब क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे, फिर हम भीख मांगेंगे क्या, ओ नो क्या करूं, अरे फिर डिप्रेशन की फिर वो गोली खा रहे होते हैं कोई टेंशन की, मेरा टेंशन स्ट्रेस कम हो जाए। अरे भाई इट्स ओके, इट्स ओके। मैं ये नहीं कह रहा पढ़ाई ना करो, इसका मिसयूज नहीं करना, चलो प्रभु देखेंगे ना, चलो फिर सो जाओ, नहीं करना, कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म तो करना पड़ेगा, पर सिंसेरिटी के साथ काम करिए अच्छे से। तो लेकिन भगवान अल्टीमेटली देख लेते हैं। सो डू योर बेस्ट एंड देन कृष्णा टेक्स केयर ऑफ रेस्ट। तो ये स्लोगन होना चाहिए, डू योर बेस्ट, अपना भरसक अच्छे से प्रयास करें, एंड देन लॉर्ड कृष्णा टेक्स केयर ऑफ रेस्ट, बाकी भगवान फिर देख लेंगे, दैट्स इट। तो इसलिए इस प्रकार से पूरा प्रयास करें, लेकिन ये टेंशन में नहीं आने का कि भाई अरे यार मेरा रैंक तो, अरे यार इट्स ओके, इट्स ओके। मेरा रैंक अच्छी जगह, मेरे को अच्छे रैंक भी आए मेरा एक कुछ, मैंने एक महाराष्ट्र का दिया था, उसमें मेरा रैंक 36,000 रैंक था मेरा, कुछ 36,000 समथिंग। सो बट आई गॉट गुड रैंक हियर इन दिल्ली थैंकफुली। तो ऐसा नहीं कि सब जगह जब रैंकिंग इज द ओनली क्राइटेरिया, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए अपनी स्ट्रेंथ को पहचाने, जो वीकनेस है उस पर बेस्ट होते काम करें, लेकिन सब हो जाता है, सबका हो जाता है। मैंने साइन थीटा अपॉन थीटा वाला भी आज उसकी जॉब लगी हुई है ना, पल रहा है ना, वो पल जाते हैं हम लोग, नो डाउट। भगवान पालने वाले हैं, कोई ऐसा नहीं बेचारी जिसने तैयारी की थी, कोटा गया था और उससे फिर पढ़ाई में उसके नंबर कम आ गए, सिलेक्शन उसका छोला कुलचा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में उसको फाइनली हुआ उसका, और आज देखो बेचारे छोले कुलचे बना रहा है बेचारा। ओ ऐसा नहीं है बाबा। और आप छोले कुलचे अगर बेचेंगे भी ना, यू विल गेट लॉट ऑफ मनी, बिलीव मी। वन ऑफ माय फ्रेंड यू नो इन कोविड ही लॉस्ट हिज जॉब। तो उसने कहा यार मैं तो सीए था, आई वाज चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरी तो जॉब चली गई, अब मेरे को जॉब मिल नहीं रही है, सारी कंपनियां बंद हो रही हैं, फोल्ड इन कर रही हैं, अब तो क्या करूं मैं। सो उसने मेरे को और क्या आता है, मेरे को राजमा चावल आते हैं बनाने। तो उसने राजमा चावल बना करके स्कूटर पे वो बेचना शुरू किया उसने, और अच्छे बनाता था राजमा चावल। सो पीपल वुड कम एंड हैव राजमा चावल। वो बेचते 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 एवरी मंथ ही अर्न 3.5 लाख रुपए। बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट तो 1.25 लाख रुपए कमा रहा था। कहते ये तो बहुत बढ़िया हो गया, मेरी नौकरी चली गई तो बहुत ही अच्छा हो गया। फाइनली नाउ आई एम सेलिंग नाउ राजमा चावल, है मैंने 3.5 लाख रुपए मैं महीने कमा रहा हूँ। वाओ। तो सुबह राजमा चावल बेचता है, शाम को छोले चावल, एंड ही इज चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैं ये नहीं, काम बड़ा छोटा नहीं होता। देखो पहले हमें ये भी एक मेंटालिटी लेके आनी कि भाई अच्छा छोले चावल बेच रहे हैं, अरे भाई 3.5 लाख रुपए कमाते हो हर महीने का वो। हाँ, तो इसीलिए दैट इज, कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोटा से तैयारी करके छोले कुलचे बेचो, मैं ये नहीं कह रहा, डोंट टेक इट लाइक दैट। व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि हो जाता है बाद में, लेकिन पढ़ाई अच्छे से करो। कोटा में आए हो, डू योर बेस्ट एंड कृष्णा टेक्स योर बेस्ट। इस मंत्रा को लेके चले और बिना किसी टेंशन के पढ़ाई करते हुए आगे बढ़े। क्या बात है। हम बच्चों को भी कहते हैं कि कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो फल मिलता है। तो अरे फल नहीं मिलेगा, सब्जी मिल जाएगी, और क्या सब्जी नहीं मिलेगी, पापड़ मिल जाएगा, अरे कुछ तो मिल जाएगा, अरे ढोकला मिल जाएगा तेरे को। कई बार अभिभावकगण जो पेरेंट्स हैं वो भी बहुत प्रेशर क्रिएट करते हैं। तो वो प्रेशर, दो सवाल हैं इसमें कि वो प्रेशर को बच्चा कैसे हैंडल करे, और पेरेंट्स को क्या सवाल पूछने चाहिए या उनको क्या ध्यान में रखना चाहिए जब भी उनके बच्चे स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तरफ समय बहुत ज्यादा प्रेशर बच्चों पे होता है। जी जी जी। एक्चुअली पेरेंट्स क्या थोड़े आलसी हैं। पेरेंट्स को ना थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहिए क्या क्या ऑप्शंस हैं। उनके पास वो एक ही ऑप्शन नजर आती है, बच्चे के पेज कसो जी, लगाओ जरा राहुल को फोन, राहुल तू पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है छोरे, अगर तू ढंग से ना पढ़ा ना गोली मार दूंगा तन्ने में, समझ रहे हो तू, ढंग से पढ़। सो या तो ये, या फिर इमोशनल वाला, भाई मैया ने रोना शुरू कर दिया, तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ ना, हम कहीं के नहीं रहेंगे, लोन लिया तेरे लिए। ओले भाई उस पे भी बेचारा,
तो यहाँ तो माँ के आंसू या पिताजी की बंदूक या पिताजी के चप्पल और जूते, बच्चा सहम जाता है रे। तो इसलिए पेरेंट्स को ये सीखना चाहिए, वो बच्चों को सपोर्ट करें, बच्चों को आगाह करें डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने के लिए, बच्चों को बोलें कि बेटा तुम्हें फोकस रहना है, बट वी आर देयर विद यू। दैट इज आई फाउंड माय पेरेंट्स वर फैबुलस। बेटा हम तेरे साथ है बेटा, पर मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़नी, पर हम तेरे साथ है बेटा, चिंता नहीं करनी, टेंशन नहीं लेना, बस मेहनत कर बेटा। तो ऐसा एटीट्यूड माता पिता का भी होना चाहिए ना, कि बेटा हम तेरे साथ हैं, तो क्यों चिंता करता है, बस तू मेहनत कर, और क्या, यू डू योर बेस्ट। तो ये पेरेंट्स को करना चाहिए। पर पेरेंट्स जब कहते हैं ना बस अगर तू नहीं किया तो फिर सब खत्म है, तो नहीं किया तो नालायक है, तू यू आर गुड फॉर नथिंग, तो ऐसे ऐसे कड़वे वचन नहीं बोलने चाहिए। ऑलरेडी बेचारा स्ट्रगल कर रहा है, उसको भी पता होता है मैं इतना अच्छा नहीं कर रहा हूँ, उसको दो शब्द सांत्वना के चाहिए होते हैं, प्रोत्साहन के चाहिए होते हैं, सम फ्यू वर्ड्स ऑफ एनकरेजमेंट, दैट्स इट। तो ये पेरेंट्स को थोड़ी ना इमोशनल मैच्योरिटी लेकर के आनी चाहिए। मैंने देखा कई पेरेंट्स ना आजकल बड़े तो हो गए हैं कद में और उम्र में, बट इमोशनली दे आर सो इमेच्योर। वो ये नहीं जानते एक बच्चा जो बेचारा संघर्ष कर रहा है, पढ़ाई लिखाई बेचारा ऑलरेडी 11-12 भी कर रहा है, साथ में बीटेक और मेडिकल की तैयारी भी कर रहा है, इट्स अ हरक्यूलियन टास्क, इट्स रियली हरक्यूलियन टास्क। तो जो बेचारा हरक्यूलियन टास्क में लगा भाई, उसको थोड़ा सा सहारा देना चाहिए उसको। तो पेरेंट्स के अंदर ये थोड़ी इमोशनल मैच्योरिटी भी आनी बहुत जरूरी है, कि बच्चों को वो प्यार दें, एनकरेज करें। कभी हल्का सा बोल दिया बेटा मेहनत में कमी नहीं बेटा, तो इतना चलता है, दैट्स इट। जरूरी नहीं वी हैव टू बिकम सो हैवी कि बच्चों को लगे बस, अदरवाइज यू नो थिंग्स विल बी होपलेस। बेटा तेरी बहन की शादी होनी है, तेरा बीटेक पे निर्भर नहीं हुआ तो पिताजी का लोन कौन चुकाएगा बेटा, तो ये सब काम हमें नहीं करने चाहिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम भी पेरेंट्स को ओरिएंटेशन में सब यही बोलते हैं कि भाई आप जो है अपनी प्रश्नावली को बदलिए, बच्चे से रोज ये मत पूछिए कि नंबर क्या आ रहे हैं, ये पूछिए कि भाई आप क्लास से सीखा नहीं सीखा, आज पढ़ के मजा आया नहीं आया। व्यक्तिगत रूप से हम भी पेरेंट्स को यही बोलते हैं। तो मेरे हिसाब से पेरेंट्स के लिए अच्छी नई सीख भी है। मैं व्यक्तिगत रूप से मेरे पेरेंट्स से इस बात पे हमेशा बोला और मेरे को बहुत व्यक्तिगत फायदा हुआ उसका, कि अगर आप मेहनत करें तो फिर कोई चिंता वाली बात नहीं है, ईश्वर सब देख लेगा। हमारी भी परवरिश इसी तरीके से हुई है। तो मेरे हिसाब से अगर पेरेंट्स भी इस बात का ध्यान रखें तो बहुत, क्योंकि छोटी छोटी बातें जो बच्चे का भविष्य बनाती हैं, और आपके मुख से भी हम सुन रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आपका खुद का व्यक्तिगत अनुभव भी वैसा रहा है। क्योंकि पेरेंट्स क्या कहते हैं बच्चे को ये बहुत महत्वपूर्ण है और उनके जीवन में बहुत बदलाव भी लाता है। जी मैं कहता हूं ना पेरेंट्स को खुद थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहिए कि व्हाट ऑल डिफरेंट ऑप्शंस आर देयर। जो बच्चों को बताएंगे ना बेटा ये ऑप्शन भी है, ये ऑप्शन भी है, ये ऑप्शन भी है, ये ऑप्शन भी है, ठीक है ना, तो इसके बाद ये ग्राफिक डिजाइनर भी बन सकता है, तो मल्टीमीडिया में भी कर सकता है बेटा, तू चाहे तो नेटवर्किंग में भी कोर्स कर सकता है बेटा, तो बीटेक के अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शन है बेटा। तो पेरेंट्स को एक्सप्लोर करना चाहिए। तो जब ये चीजें बताएंगे ना बच्चे को लगेगा ओके इट्स नॉट जस्ट वन स्पेक्ट्रम, मेरे जॉब्स के बहुत सारे स्पेक्ट्रम हैं एंड दे आर देयर। तो ये बताना चाहिए बच्चों को, बताना चाहिए जॉब्स हैं। जैसे लाइक माय सिस्टर, मैंने एक बार अपनी सिस्टर से पूछा, शी इज एचआर हेड, कंट्री हेड है वो। मैंने उसको पूछा, मैंने कहा बहन ये मार्केट में जॉब्स वगैरह नहीं है क्या, बच्चे बड़े टेंशन में रहते हैं आजकल। कहती है भाई जॉब्स हैं, बच्चे पढ़ते ही नहीं है यार, क्या करूं, हम तो इंटरव्यू लेते हैं इनके, तो ये लोग पढ़ते ही नहीं है, मोबाइल घुमाते रहेंगे, अगर इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स, तो भला फिर ये पढ़ेंगे कब, पढ़ते नहीं है, फिर इसलिए फिर नंबर, फिर ये इंटरव्यू में कुछ बोल नहीं पाते। हम कहते जाओ जी, लो जी जॉब्स नहीं है जी, जॉब्स नहीं है। जॉब्स हैं भाई, ये बच्चे लोग ढक्कन हो गए आजकल। तो बच्चों को बोलना चाहिए भैया तुम अपने फंडे क्लियर करो, जॉब्स आर देयर इन द मार्केट, स्पेशली जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, so many jobs are coming all over the world, say jobs are coming to India now, manufacturing is also coming to India after this COVID thing, manufacturing was there in China, now manufacturing is also coming to India, so manufacturing वाली jobs भी आ रही हैं इंडिया के अंदर। अब हर एक कंपनी के अंदर वेब सिक्योरिटी पर्सनल चाहिए, क्योंकि सब कुछ अब जैसे जूम पे हो गया, जूम हो गया, वेबएक्स हो गया, एवरीथिंग इज ऑन ई। हमारा एजुकेशन इज ई, एडमिनिस्ट्रेशन इज ई, कई लोगों ने ऑफिस बंद कर दिया, एवरीथिंग इज ई। तो क्राइम कहाँ होंगे, ई। तो क्राइम को रोकने के लिए क्या चाहिए फिर, वेब सिक्योरिटी पर्सनल्स चाहिए। अब हर कंपनी में वेब सिक्योरिटी पर्सनल्स की आवश्यकता है। So that's why many jobs are coming। पर बच्चे पढ़े तो बच्चों को ये स्पेक्ट्रम बताएं और वाइड रेंज ऑफ जॉब्स which are now available in the market, तो इससे बच्चों को थोड़ा मन रिलैक्स होता है। नहीं तो लगता है अगर बीटेक में नहीं हो तो फिर तो बस जिंदगी खत्म। अरे नहीं भाई, बीटेक के अलावा भी और ऑप्शंस होती हैं, बीटेक ट्राई करो, डू योर बेस्ट, फिर इसके अलावा और भी ऑप्शंस है बाबा, इट्स ओके। तो ये भी पेरेंट्स को साथ साथ बताना चाहिए, और बच्चों को भी जो है पेरेंट्स की बातों को दिल पे नहीं लेना चाहिए। आई सी समटाइम्स स्टूडेंट्स दे टेक देयर पेरेंट्स की चेस्टाइजमेंट ही उसको ईगो भी ले लिया, बस उसका क्या वो लोग दारू वारू पीना शुरू कर दे, नहीं पढ़ रहे हम, पहले 6 घंटा ही पढ़ते थे ना, अब नहीं पढ़ेंगे हम, जिद है हमारी, ओ लो जी, रिटेलिएशन मोड में आते हैं। हाँ, तो इसलिए वो ईगोइस्टिक मोड में नहीं आना चाहिए बच्चों को। भाई माता पिता का अधिकार है, हम पाल पोस के बड़ा किया है, वो तो हमें चौराहे पे खड़े होकर जूता ही मार ले तो भी बुरा नहीं मानना चाहिए। तो बच्चों को भी जो है इतना ईगो पे ना लें उसको, और नेगेटिव ना लें कि ना ये तो हमेशा बस यही बोलते रहेंगे पढ़ लो, हाँ नहीं तो कभी कभी पूछा हालचाल क्या है, नॉनसेंस, टू हेल विद सच। अब ऐसे भी बच्चे हो जाते हैं कभी कभी, तो इसलिए बच्चों को भी चाहिए डोंट टेक देयर वर्ड्स ऑन
ऑन योर ईगो। भाई उनको पुश करना बेसिकली चिंता है तो है, और क्या। आपका करियर बन जाएगा, उनको क्या चाहिए, आप सेटल हो जाओ। हाँ, मतलब कभी किसी मनस्थिति की वजह से आपको डांट भी दे तो बुरा नहीं मानना है, पूरा नहीं मानना हमारा चाहिए। अस्तित्व उनकी वजह से। इट्स ओके, इट्स ओके। क्या बात है। और जो समस्या हम बच्चों के साथ देखते हैं, एक मेजर जो समस्या कई बार होती है कि वो किसी रिलेशनशिप में मान लो चले गए जो कि अभी उनके करियर के पड़ाव के लिए सही नहीं है। Oh yes, तो as such. वो ये समझ भी जाते हैं कि यार मुझे इससे बाहर निकलना है, पर कई बार निकल नहीं पाते। तो पहली बात तो जैसे आपने बोला कि अपने को पढ़ना ही नहीं है, और मान लो कोई गलती से पड़ गया तो उससे बाहर कैसे आए, या खुद की मनस्थिति को कैसे अच्छा करे। ओके, तो जो भी गर्लफ्रेंड है जो उसको बहुत पसंद आ गई अब कि ओ मेरी चांदनी, ओ मेरी सूरजमुखी, तो आओ कैंटीन में बैठते हैं। कैंटीन में जाए, समोसा ले, साथ में लस्सी ले, और एक हेल्दी डिस्कशन करें कि देख तू मुझे बहुत पसंद है और मैं भी तुझे बहुत पसंद हूँ, पर हम लोग कोटा में ना पढ़ने के लिए आए थे। ऐसा करते हैं, यू डू नॉट डिस्ट्रैक्ट मी, आई विल नॉट डिस्ट्रैक्ट यू। दोनों ना करियर सेटल करते हैं, करियर सेटल होकर के शादी करेंगे। ठीक है, तू भी तेरे को धोखा मत दियो मेरे को, ठीक है, पक्का पक्का। दोनों को ना पढ़ाई करने लग जाने चाहिए। अब मान लो एक को डर लगे, लेकिन मीनवाइल अगर उसने कहीं और शादी कर ली तो हम तो मिले ही नहीं, उसका मन किसी और में हो लिया तो मेरा सजेशन है उसकी शादी में जरूर जाएं। उसको बोले बहन जी आपने टाइम से धोखा दे दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं तो शादी के बाद धोखा दिया होता पता नहीं मैं तो सर पीट रहा होता। सो थैंक यू सो मच, आपने सस्ते में निपटा दिया मेरे को, टाइम से धोखा दे दिया आपने। सो हैप्पी मैरिड लाइफ, आई कैन आल्सो गेट सेटल्ड समवेयर एल्स, बाय बाय। उसकी शादी में जाकर के उपहार देकर के आए उसको, और इन दिस वे फील सेटल्ड। बट वंस यू गेट इनटू दिस यू आर गॉन। तो इससे जितने भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले लड़का लड़की हैं आपस में, प्लीज गो टू कैंटीन, एक अच्छी मीटिंग करें एक दूसरे के साथ, समोसा और लस्सी लेकर के, एंड से ऑल द बेस्ट फॉर स्टडीज। यस, आज से हम पूरे बात नहीं करेंगे, पर हाँ थोड़ा कोई व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह कर लेंगे एक दूसरे को एट द मैक्स, बट नॉट मोर देन दैट। 5 मिनट कभी चैटिंग कर लेंगे हफ्ते में 1-2 बार, एंड देन वी विल स्टडी ओनली। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, स्टडी वेरी वेल, बाय बाय। शादी क्या करें बात है, आफ्टर बीटेक। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरे हिसाब से बहुत सारी बातें करी सर आपसे, और बहुत आनंद आया, और आपने इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आखिरी में अगर आप मोशन के कुछ बच्चों के लिए, जितने भी बच्चे हैं, अभिभावकगण हैं जो हमें सुन रहे हैं, मोशन परिवार के भी जितने हम लोग हैं, हमारे लिए कोई मैसेज, कोई अच्छी सी बात आप बोलें तो बहुत अच्छा लगेगा। वेल मैं यही कहना चाहूंगा कि जैसे मैंने आपको बताया, कर्मण्येवाधिकार से मां फलेषु कदाचन, तो इसलिए ड्यूटी करने पर आपका अधिकार है, फल के ऊपर बारे में नहीं सोचना चाहिए। वन कैन हैव अ गोल बट नॉट बी अटैच्ड टू रिजल्ट। एक्शन शुरू करने से पहले वी हैव गोल, एक्शन शुरू के बाद जो मिलता है उसको बोलते हैं रिजल्ट। भगवान कृष्ण ने नहीं बोला दैट यू शुड नॉट हैव एनी गोल, यू शुड हैव अ गोल। अल्टीमेट गोल इज टू हैव लव फॉर द सुप्रीम गॉड, भगवान से प्रेम करना तो अल्टीमेट गोल है। पर मीनवाइल अभी आपका जो गोल है पढ़ाई लिखाई करना, तो गोल होना चाहिए, पर रिजल्ट्स बहुत अटैच नहीं होना चाहिए। फंडा क्लैरिफिकेशन शुड बी द फोकस। रैंकिंग, मार्क्स, इनको देख के डिप्रेशन में नहीं आने का है, फंडो क्लियर करना है। चीजें जो है फंडे क्लियर होते हैं एक चीज को बार बार पढ़ के फंडे क्लियर होते हैं। सो फंडा क्लैरिफिकेशन पे आप काम करें, सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन से बचें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने शारीरिक स्वास्थ्य, अपने मानसिक स्वास्थ्य, अपने इमोशनल स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। और एकाध माला अगर भगवान के नाम की जप करें तो उससे भी बहुत शक्ति मिलती है। सो जैसे हम लोग चैंटिंग करते हैं, हम तो खैर 16 माला करते हैं बिकॉज नाउ यू नो वी आर प्रैक्टिकली स्पिरिचुअलिस्ट कंप्लीटली, बट यस अगर आप एक माला जप करते हैं जिसमें सिर्फ 5-7 मिनट लगते हैं, सो 10 मिनट ऐसे अगर आप निकालते हैं 5-7 मिनट, तो इस तरह से 10 मिनट माला आपने चैंटिंग की, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गीता का एक श्लोक पढ़ा, तो उससे ना एक स्पिरिचुअल शक्ति मिलती है एक्चुअली। तो उससे क्या है, ये डिप्रेसिव थॉट्स आपको डोमिनेट नहीं कर पाएंगे। तो हल्का हल्का कभी थोड़ी भक्ति भी हल्की सी करनी चाहिए, क्योंकि भक्ति करना अल्टीमेटली दैट्स अ रिलीजन ऑफ द सोल। तो इसे थोड़ी सी भक्ति 10 मिनट उसके लिए निकालना चाहिए, 10-15 मिनट निकालें, और आपको भी अच्छा लगेगा। एंड फील ग्रेटफुल फॉर ऑल द गुड यू हैव, एंड डोंट फील डिप्रेस्ड फॉर व्हाटएवर यू आर मिसिंग इन यू। तो अपनी शॉर्टकमिंग्स को लेकर के दुखी नहीं होने का है, अपनी शॉर्टकमिंग्स पे थोड़ा काम करना चाहिए, एंड बी ग्रेटफुल फॉर व्हाटएवर गुड यू आर ब्लेस्ड विद द सुप्रीम लॉर्ड श्री कृष्ण। सो इस तरह से तैयारी करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, और भगवान आपकी सहायता करें, आपकी मदद करें, आपको सद्बुद्धि दें, और सत्मार्ग पे आप चलें, और make your parents feel proud of you, make your teachers feel proud of you, be grateful to your teachers जो कितना इन्वेस्ट करते हैं आपके ऊपर, be grateful to your parents जो इतना इन्वेस्ट करते हैं आपके ऊपर, and be grateful to God ultimately who has given everything in our lives, whether our parents, whether teachers. So remain grateful to them, and in this way happily study,
हैप्पी स्टडी टाइम, ऑल द बेस्ट। क्या बात है सर। मैं पूरे मोशन परिवार की तरफ से, व्यक्तिगत रूप से, सभी अभिभावकों की तरफ से और मोशन के सभी बच्चों की तरफ से आपको प्रणाम करता हूँ। आपने समय दिया सर, और व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। ऐसा भी लगा कि कई बार जो विचार आपने दिए वह मेरे व्यक्तिगत भी हैं, और ऐसा लगा कि शायद मैं खुद को महसूस कर रहा था आप में, तो बहुत अच्छा लगा व्यक्तिगत रूप से सर। और मैं आपसे यहाँ से प्रार्थना भी करूँगा कि आप कोटा पधारें, हमारे बच्चों को फिजिकली आप दर्शन देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। उनसे अगर आप मतलब इंटरेक्शन करेंगे तो मेरे हिसाब से उनको बहुत मोटिवेशन मिलेगा। तो आपसे इस मंच के माध्यम से रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर कोटा पधारें और हमें हॉस्पिटलिटी का मौका दें। बिल्कुल जी, थैंक यू। चलिए सर, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सर, थैंक यू।